बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। व्हाइट हाउस में गजा के बारे में मीटिंग, फलस्तीनी अथॉरिटी ने शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल हिजबुल्लाह जंग हुई तो ईरान भी कूद पड़ेगा, अमेरिका के इंटेलिजेंस ओहदेदार ने दी वार्निंग। टिलरसन को हटाने से सऊदी इत्तेहाद खुश, माइक पॉम्पियो के दौर में अमेरिका ईरान और कतर के ताल्लुक से सख्त पॉलिसी अख्तियार कर सकता है। अफरीन के अतराफ तुर्की की घेराबंदी मुकम्मल, हुकूमत की हामी फोर्सेस पर हवाई हमले। गौता में बमबारी जारी, अहम मिलिटेंट कमांडर्स हलाक, अमेरिका ने ईरान को यकतरफा कार्रवाई के खिलाफ किया खबरदार। सऊदी अरब करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान टॉर्चर के इल्जामात की छानबीन करे, ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाई इलेक्शंस में बीजेपी को शिकस्त, आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी धूल चाटनी पड़ी, एसपी बीएसपी इत्तेहाद काम कर गया। अयोध्या केस की सुनवाई 23 मार्च तक मुलतवी, सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुतालिका फरीकों की दरखास्तें रद्द कर दी। कायनात के कई राजों पर से पर्दा उठाने वाले माजूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से रेक्स टिलरसन को हटाने से ईरान और दूसरे मसाइल पर इख्तलाफात का पता चलता है। कई लोगों का ख्याल है कि टिलरसन को हटाने का यह मतलब है कि अमेरिका 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म करने का ऐलान कर सकता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी अरब मुल्कों ने उम्मीद जाहिर की है कि अब अमेरिका ईरान और कतर के ताल्लुक से और ज्यादा सख्त पॉलिसी अख्तियार करेगा। ईरानी मीडिया में कहा गया कि टिलरसन को हटाकर CIA डायरेक्टर माइक पॉम्पियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाने से यह इशारा मिलता है कि अमेरिका न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से कोई सख्त फैसला कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब और UAE में इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। सऊदी अरब और UAE के अखबारों में इस फैसले की तायद में तबसरे लिखे गए। अबूधाबी के एक अखबार ने कहा कि टिलरसन को हटाने से ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खतर और दूसरे मामलात पर ट्रंप से इख्तलाफात कर रहे थे। अरब मीडिया में कहा गया कि टिलरसन ने तंग नजरी का मुजाहरा करते हुए सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों से कहा था कि वो कतर का बॉयकॉट खत्म कर दें। अरब न्यूज अखबार ने कहा कि टिलरसन ने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल से गलत ढंग से निपटा, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का खित्ता उनका सियासी कब्रिस्तान बन गया। इस दौरान UAE के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर अब्दुल खालिद अब्दुल्ला ने कहा कि टिलरसन अमरीकी तारीख के सबसे बुरे वजीर खारिजा थे। उन्होंने कहा कि टिलरसन को हटाने की वजह यह है कि अरब मुल्क उनसे खुश नहीं थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि तारीख इस बात को याद रखेगी कि खलीज के एक मुल्क ने एक सुपर पावर के वजीर खारिजा को बाहर करने में अपना रोल अदा किया। खबरों में कहा गया कि UAE से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े बिजनेसमैन ने हाल ही में टिलरसन को हटाने के लिए अमेरिका में एक मुहिम चलाई थी। काफी अरसे से टिलरसन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात में तनाव की खबरें आती रही हैं, जिसकी वजह यह है कि वो बाज आलमी मसाइल पर नरम रवैया अख्तियार कर रहे थे, जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील और नॉर्थ कोरिया का खतरा भी शामिल था। ट्रंप और टिलरसन के दरमियान अमेरिका की अफगानिस्तान पॉलिसी के बारे में भी इख्तलाफ था। व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने कहा कि ट्रंप पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में टिलरसन के ख्यालात से भी खुश नहीं थे। नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और समझा जा रहा है कि वो हसास मसाइल पर ट्रंप के साथ चलेंगे। इस दौरान टिलरसन ने कहा कि वो अब एक आम शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उन्हें मुल्क की खिदमत का मौका मिला। खबरों में कहा गया कि टिलरसन को हटाने के अचानक फैसले से खुद व्हाइट हाउस का स्टाफ भी हैरान रह गया।
टिलरसन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से हटाए जाने के बाद रशिया से कहा कि वो अपना रवैया बदले। उन्होंने कहा कि रशियंस को इस बात का जायजा लेना चाहिए कि जो फैसले वो कर रहे हैं क्या वो रशिया के अवाम और दुनिया के लिए बेहतर है। इस दौरान रशिया ने टिलरसन को हटाने के फैसले को नजरअंदाज करते हुए कहा कि अमेरिका और रशिया के दरमियान ताल्लुकात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते। माइक पॉम्पियो की जगह गीना हैस्पेल को सीआईए डायरेक्टर बनाया गया है। उन्होंने सीआईए के कई मंसूबों में अपना रोल अदा किया, लेकिन समझा जा रहा है कि सीआईए डायरेक्टर की हैसियत से उनकी मंजूरी इतनी आसान नहीं होगी। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो एक मुतनाज़ रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने कट्टर ज़हनियत को जाहिर करने वाले कई बयानात दिए। उन्होंने गांतनामो जेल को खुली रखने की तायीद की थी। उन्होंने अमेरिका की टॉर्चर पॉलिसी का भी बचाव किया था। बात करते हैं सीरिया बहरान की। दमिश्क के करीब गौता इलाके में सरकारी फौज और रशिया की बमबारी जारी है। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक की एक तंजीम ने बताया कि गौता में फलाकुर रहमान तंजीम के ठिकाने को निशाना बनाया गया, जिससे 12 मिलिटेंट्स हलाक हुए। इस ग्रुप का ताल्लुक फ्री सीरियन आर्मी से है। बाज़ खबरों में कहा गया कि यह हमला रशिया ने कहा। गौता से सिविलियंस के बाहर निकलने का सिलसिला भी जारी है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि 300 से ज्यादा लोग महफूज रास्ते का इस्तेमाल करते हुए गौता से बाहर निकल गए। बताया गया कि ताजा हमले में मारे गए लोगों में बागी तंजीम के 2 कमांडर्स शामिल हैं। सीरिया के अफरीन टाउन में तुर्की के हवाई हमलों में सरकारी फौज की हामी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली तंजीम ने बताया कि इस बमबारी में हुकूमत के वफादार 10 सिपाही हलाक हुए। तुर्की ने 19 जनवरी को अफरीन में कुर्दों की फौज वाईपीजी के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे शाख जैतून का नाम दिया गया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनकी फौज ने अफरीन की घेराबंदी मुकम्मल कर ली है। उन्होंने कहा कि तुर्की की फौजें बहुत जल्द अफरीन टाउन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन तुर्की के ओहदेदारों ने कहा कि सदर के इस बयान का यह मतलब है कि अफरीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी घेराबंदी की जाएगी। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो सीरिया के ताल्लुक से कोई अहमकाना फैसला ना करे। ईरान ने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो मिडल ईस्ट में अपनी पॉलिसियां बनाने से पहले उसके असरात पर अच्छी तरह गौर कर ले। उन्होंने कहा कि खित्ते के मुल्कों ने यह बात साबित कर दी है कि गैर मुल्की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका अपने अहमकाना फैसलों पर गौर करेगा। पीर के दिन यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कहा था कि वाशिंगटन सीरिया के खिलाफ अपने तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार है, जिस तरह उसने पिछले साल सीरिया की हुकूमत के एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया था। फलस्तीनी अथॉरिटी ने गजा की सूरत हाल पर व्हाइट हाउस में रखी गई एक मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस मीटिंग में इसराइल, सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों के ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। यह मीटिंग मंगल को हुई, जो व्हाइट हाउस में रखी गई इस तरह की पहली मीटिंग थी। इसराइल और 17 दूसरे मुल्कों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, ओमान, जॉर्डन, कतर और कनाडा शामिल है। यूरोप के कई मुल्कों के नुमाइंदों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। गजा की आबादी तकरीबन 20 लाख है, जहां 2007 से इसराइल की नाकाबंदी की वजह से बदतरीन इंसानी सूरत हाल पैदा हुई है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 2020 तक गजा रहने के लायक जगह नहीं रहेगा। इसराइल का कहना है कि उसने हमास पर दबाव डालने के लिए गजा की नाकाबंदी की है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया, जो यरूशलेम या अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से नाराज है। अमेरिका मिडल ईस्ट में इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने के एक मंसूबे पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर काफी सरगर्म हैं। हमास ने फलस्तीनी अथॉरिटी के इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि गजा में वज़ीर आज़म रामी हमदुल्ला के काफिले पर हमले में उसका रोल है। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि वो रामी हमदुल्ला के काफिले पर हमले की मजम्मत करते हैं। यह बुज़दिलाना हमला फलस्तीन के दुश्मनों ने किया है। अमेरिका के एक इंटेलिजेंस ओहदेदार ने वार्निंग दी है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान अगर जंग हुई तो इससे ईरान और पूरा खित्ता भी लपेट में आ जाएगा। नेशनल इंटेलिजेंस मैनेजर डेविड कैटलर ने यह बात कही। उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग हुई तो ये जंग सिर्फ इन दोनों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मिडल ईस्ट के एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लेगी और ईरान भी इस जंग में कूद पड़ेगा, जिससे इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईएसआईएस की शिकस्त में अमेरिका, ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया का रोल है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए आते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है। व्हाइट हाउस में गाजा के बारे में मीटिंग, फलस्तीनी अथॉरिटी ने शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल हिजबुल्लाह जंग हुई तो ईरान भी कूद पड़ेगा, अमेरिका के इंटेलिजेंस ओहदेदार ने दी वार्निंग। टिलरसन को हटाने से सऊदी इत्तेहाद खुश, माइक पॉम्पियो के दौर में अमेरिका ईरान और कतर के ताल्लुक से सख्त पॉलिसी अख्तियार कर सकता है। अफरीन के अतराफ तुर्की की घेराबंदी मुकम्मल, हुकूमत की हामी फोर्सेस पर हवाई हमले। गौता में बमबारी जारी, अहम मिलिटेंट कमांडर्स हलाक, अमेरिका ने ईरान को एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ किया खबरदार। सऊदी अरब करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान टॉर्चर के इल्जामात की छानबीन करे, ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाई इलेक्शंस में बीजेपी को शिकस्त, आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी धूल चाटनी पड़ी, एसपी बीएसपी इत्तेहाद काम कर गया। अयोध्या केस की सुनवाई 23 मार्च तक मुलतवी, सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुतालिका फरीकों की दरखास्तें रद्द कर दी। कायनात के कई राजों पर से पर्दा उठाने वाले माजूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब से कहा है कि वो इन दावों की तहकीकात करे कि सऊदी ओहदेदारों ने पिछले साल गिरफ्तार किए गए अहम लोगों के साथ गलत सलूक किया। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि ऐसे ओहदेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए। अमेरिका से काम करने वाली तंजीम ने पिछले साल करप्शन के नाम पर क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार अहम हस्तियों के साथ टॉर्चर की शिकायतों पर यह मुतालबा किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की मिडल ईस्ट डायरेक्टर सारा वाटसन ने कहा कि रिट्स होटल में गलत सलूक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इन दावों के लिए एक धक्का है कि वो एक इस्लाह पसंद या रिफॉर्मिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि सऊदी हुकूमत करप्शन से लड़ना चाहती है, लेकिन उसने जो तरीके इख्तियार किए हैं उससे जबरी वसूली की बू आती है और इसके जरिए कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ाया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत अपने आप को इस्लाह पसंद बताती है, लेकिन उसे अपने गरेबान में झांकना चाहिए और इस बात का जायजा लेना चाहिए कि रियास की रिट्स कार्ल्टन होटल में क्या हुआ और उसके क्या असरात पड़ सकते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रिट्स होटल में रखे गए 17 लोगों को जिस्मानी टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ा। यह भी कहा गया कि उनमें से एक कैदी की मौत हो गई। बताया गया कि उस कैदी की गर्दन मोड़ी गई और उसके साथ बदतरीन टॉर्चर किया गया। उस कैदी की पहचान मेजर जनरल अली अल कहतानी की हैसियत से की गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वार्निंग दी थी कि गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ गलत सलूक न किया जाए। सऊदी अरब की कैबिनेट ने अल्जीरिया में अरब होम मिनिस्टर्स की एक मीटिंग की सिफारिशों पर खुशी का इजहार किया है, जिसमें सिक्योरिटी खतरों से मिलकर निमटने की अहमियत पर जोर दिया गया। सऊदी कैबिनेट ने रियाद के अल यमामा पैलेस में शाह सलमान की सदारत में मीटिंग करते हुए अरब वजीरों की मीटिंग की सिफारिशात का जायजा लिया। सऊदी कैबिनेट ने एक नेशनल एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी दी। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि वो पुरअमन मकसदों के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल करेगा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को पार्लियामेंट ने चौथी बार चांसलर की हैसियत से चुन लिया है। समझा जा रहा है कि यह उनकी आखिरी मियाद होगी। तकरीबन 6 महीने पहले जर्मनी के इलेक्शंस में अवाम का मिला जुला फैसला सामने आया था, जिसके बाद कई महीनों की बातचीत के बाद हुकूमत बनाने से इत्तेफाक किया गया है। एंजेला मर्केल ने ओहदे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुशी का इजहार किया। एंजेला मर्केल को अब कई मसाइल, खासतौर पर मौशी महाज पर चैलेंजेस का सामना है।
नाइजीरिया की रियासत प्लाटियो में ताजा झड़पों में कम से कम 25 लोग हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। नाइजीरिया में हालिया अरसे में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच झड़पों के कई वाकयात पेश आए हैं। मालदीव ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो उसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। मुल्क के वजीर ज़राअत मोहम्मद शाहीन ने हिंदुस्तान को ये वार्निंग देते हुए कश्मीर मसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहते, ये अंदरूनी मामलात हैं। हिंदुस्तान को हमारे मामले से दूर रहना चाहिए। हम आज़ाद हैं और अपने हालात से अपने तरीके से निपटेंगे। अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम हिंदुस्तान को बताएंगे। हिंदुस्तान ने हाल ही में मालदीव में इमरजेंसी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए सबको हैरान कर दिया है। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने इन इलेक्शंस में अपनी शिकस्त मान ली है। इसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए सबको हैरान कर दिया। यह हल्का उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से खाली हुआ था। समाजवादी पार्टी ने आदित्यनाथ के गढ़ समझे जाने वाले गोरखपुर में भी कामयाबी हासिल की। इन दोनों हलकों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी की तायीद की थी। बिहार में आरजेडी ने जहानाबाद और अररिया की सीट जीत ली, लेकिन बीजेपी ने भभुआ में कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद को नजरअंदाज करते हुए गलती की। उन्होंने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार शहरियों की मर्जी के मुताबिक रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। आदित्यनाथ ने कहा कि हम फूलपुर और गोरखपुर के अवाम के फैसले को कबूल करते हैं। आदित्यनाथ ने यह बात मानी कि हद से ज्यादा एतमाद शिकस्त की वजह है। इन दोनों हलकों से कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। गोरखपुर का हलका आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने की वजह से खाली हुआ था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कामयाब उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि इस कामयाबी का सेहरा अखिलेश यादव, मायावती और अवाम के सर जाता है। बीजेपी के कारकुन गोरखपुर और फूलपुर में अपने उम्मीदवारों की शिकस्त पर सख्ते में हैं। अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि अवाम ने मोदी हुकूमत के खिलाफ वोट दिया। पार्लियामेंट की कार्रवाई 8वें दिन भी ठप रही। बैंक फ्रॉड्स, आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने और दूसरे मसाइल पर लोकसभा और राज्यसभा में 4 शंबे को भी गड़बड़ की गई। गड़बड़ के बीच लोकसभा में फाइनेंस बिल मंजूर किया गया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 मार्च को मुकर्रर की है। अदालत ने इस केस के सिलसिले में 22 अहम शख्सियतों की एक दरखास्त खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को भी इस केस में दखलंदाजी से रोक दिया। जिन अहम शख्सियतों की तरफ से इस मामले में दखलंदाजी की दरखास्त की गई थी उनमें श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन और तीस्ता सितलवार शामिल है। उन्होंने कहा था कि 2.7 एकड़ की मुतनाज़ जमीन सेक्युलर इस्तेमाल के लिए दी जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस भान और एस.ए. नज़ीर की बेंच ने इस दलील को कबूल कर लिया कि तनाज़े के असल फरीकों को इस केस में दलील देने की इजाज़त देनी चाहिए और गैर मुतल्लिक़ा लोगों की दरख्वास्तें रद्द कर देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि अयोध्या में राम के पैदा होने की जगह पर पूजा करना उनका बुनियादी हक है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के करीब एक जजीरे में रह रहा है। एक हिंदुस्तानी टीवी चैनल ने यह दावा किया। इस दावे में कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उस जजीरे में दाऊद को एक महफूज ठिकाना दिया है। मशहूर ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनका शुमार दुनिया के बड़े साइंसदानों में होता है। उन्होंने कायनात के कई राजों का पता चलाने में मदद की थी। स्टीफन हॉकिंग के खानदान ने एक बयान में कहा कि उनके प्यारे वालिद चल बसे, जिस पर हमें अफसोस है। 1963 में जब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। उस वक्त डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो सिर्फ चंद महीनों तक जिंदा रहेंगे। इस बीमारी के शिकार सिर्फ 5% लोग भी 10 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहे और ज्यादातर लोगों की मौत कुछ साल के अंदर ही हो जाती है। इस बीमारी की वजह से स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर पर आ गए थे और वो बात करने के लिए भी आलों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे हालात में भी वो आधी सदी तक जिंदा रहे। स्टीफन हॉकिंग अपने साइंसी कारनामों के अलावा फलस्तीन के लिए अपनी तायीद के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने इसराइल में 2003 में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। फिजिक्स के माहिर हॉकिंग बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। 2003 में इसराइल के उस वक्त के सदर शिमोन पेरेस की तरफ से रखी गई कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करते हुए हॉकिंग ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के नतीजे में एक सानेहा पैदा हो सकता है। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी शामिल है। इस किताब के 1 करोड़ से ज्यादा नुस्खे बिक चुके और उसका 40 जबानों में तर्जुमा हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। व्हाइट हाउस में गाजा के बारे में मीटिंग, फलस्तीनी अथॉरिटी ने शिरकत से इनकार कर दिया।
اسرائیل حزب اللہ جنگ ہوئی تو ایران بھی کود پڑے گا، امریکہ کے انٹیلیجنس عہدیدار نے دی وارننگ۔ ٹلرسن کو ہٹانے سے سعودی اتحاد خوش، مائک پومپیو کے دور میں امریکہ ایران اور قطر کے تعلق سے سخت پالیسی اختیار کر سکتا ہے۔ افرین کے اطراف ترکی کی گھیرا بندی مکمل، حکومت کی حامی فورسز پر ہوائی حملے۔ غوطہ میں بمباری جاری، اہم ملیٹنٹ کمانڈرز ہلاک، امریکہ نے ایران کو یک طرفہ کارروائی کے خلاف کیا خبردار۔ سعودی عرب کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ٹارچر کے الزامات کی چھان بین کرے، ہیومن رائٹس واچ نے کیا مطالبہ۔ اتر پردیش اور بہار کے بائی الیکشنز میں بی جے پی کو شکست، آدتیہ ناتھ کے گڑھ گورکھپور میں بھی دھول چاٹنی پڑی، ایس پی بی ایس پی اتحاد کام کر گیا۔ ایودھیا کیس کی سنوائی 23 مارچ تک ملتوی، سپریم کورٹ نے غیر متعلقہ فریقوں کی درخواستیں رد کر دیں۔ کائنات کے کئی رازوں پر سے پردہ اٹھانے والے معذور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نہیں رہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔